सत्यमंगलम जंगल के फैले हुए घने पेड़ों की कल्पना करें। दशकों तक इसे दक्षिण भारत में एक शांत अछूते स्वर्ग के रूप में देखा जाता था। लेकिन उस शांतिपूर्ण हरियाली ने एक गहरी सच्चाई को छिपा रखा था। 36 सालों तक इन जंगलों ने एक ऐसे साये को पनाह दी जिसने उस शांति को भंग कर दिया, और जब पूरा देश सोता था तब वह इस क्षेत्र पर राज करता था। उसके शासन के आंकड़े समझ से परे हैं। 184 लोग मारे गए, जिनमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल थे। हाथीदांत के लिए हजारों हाथियों को मार डाला गया। 65 मीट्रिक टन चंदन की तस्करी की गई और उसे पकड़ने के लिए एक हताश तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 100 करोड़ रुपए, 1 बिलियन रुपए खर्च हुए। इस विशाल आपराधिक साम्राज्य का निर्माता केवल एक आदमी था, कूज मुनुसामी वीरप्पन। उसने एक मास्टरमाइंड के रूप में शुरुआत नहीं की थी। उसने यह अवैध व्यापार अपने चाचा से सीखा था, लेकिन उसका आगे बढ़ना चौंकाने वाला था। उसने महज 10 साल की उम्र में अपने पहले हाथी को गोली मार दी थी। 17 साल की उम्र तक उसने अपना पहला कत्ल किया, एक वन रक्षक की हत्या कर दी जिसने उसे रोकने की कोशिश की थी। उसके खिलाफ एक साधारण गिरफ्तारी वारंट तामील करना असंभव था। उसे पकड़ना दशकों लंबे संघर्ष में बदल गया, जिसमें भारतीय राज्य सत्ता की पूरी ताकत एक ऐसे लक्ष्य के खिलाफ खड़ी थी जिसे वे पकड़ ही नहीं सकते थे। इस नक्शे को देखें। सत्यमंगलम का जंगल कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर 6000 वर्ग किलोमीटर के घने इलाके में फैला है। वीरप्पन जंगल के चप्पे चप्पे को जानता था, जिससे पुलिस वहां अंधी हो जाती थी। लेकिन यह गरीब क्षेत्र ही उसका असली बचाव था। उसने स्थानीय लोगों को काम पर रखा, उन्हें उससे कहीं ज्यादा पैसे दिए जितना वे कानूनी तौर पर कमा सकते थे। बदले में इन अलग-थलग पड़े गांवों ने एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, अर्ली वार्निंग सिस्टम के रूप में काम किया, जो एक ऐसा निगरानी नेटवर्क प्रदान करता था जिसे सरकार भेद नहीं सकती थी। उसके उद्यम के विशाल पैमाने ने राज्य को कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया। चंदन बहुत ही महंगा है और वीरप्पन ने हजारों टन में इसकी तस्करी की। जब अधिकारियों ने आखिरकार कार्रवाई की और एक ही छापे में 65 मीट्रिक टन चंदन जब्त किया, तो उसकी चोरी के इतने बड़े पैमाने को नजरअंदाज करना असंभव हो गया। 1990 तक कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारों को एक विशेष रणनीति बनानी पड़ी। उन्होंने स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का गठन किया, जो एक समर्पित इकाई थी जिसका एकमात्र उद्देश्य था जंगल के राजा का शिकार करना। यह नई बनी टास्क फोर्स शुरुआत से ही नुकसान में थी। वे एक ऐसे माहौल में जा रहे थे जहां वे रास्तों को नहीं जानते थे और स्थानीय लोग सक्रिय रूप से चाहते थे कि पुलिस विफल हो जाए। STF का शुरुआती तरीका काफी अपरंपरागत था। पी श्रीनिवास नाम के एक भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी का मानना था कि बल प्रयोग से केवल और अधिक प्रतिरोध पैदा होगा। उन्होंने अहिंसा और कूटनीति की रणनीति का प्रस्ताव रखा। श्रीनिवास सीधे समुदायों के बीच गए। उन्होंने टूटे हुए मंदिरों का पुनर्निर्माण किया, मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाए और ग्रामीणों की शिकायतें सुनी। उनका लक्ष्य यह दिखाना था कि सरकार बेहतर सहायता प्रदान कर सकती है, जिससे तस्कर पर ग्रामीणों की आर्थिक निर्भरता खत्म हो जाए, और यह तरीका काम कर रहा था। गिरोह के कई सदस्यों ने वास्तव में आत्मसमर्पण कर दिया। फिर एक भयानक अफवाह ने इस नाजुक शांति को तोड़ दिया। यह अफवाह फैल गई कि श्रीनिवास का वीरप्पन की बहन माला के साथ अफेयर है। शर्म और अपने भाई के भारी दबाव के कारण उसने जहर खा लिया और अपनी जान दे दी। वीरप्पन ने इसके लिए पूरी तरह से अधिकारी को दोषी ठहराया। नवंबर 1991 में उसने आत्मसमर्पण करने का संदेश भेजा, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि श्रीनिवास उससे अकेले और निहत्थे मिले। यह एक जाल था।
श्रीनिवास जंगल में गए और उन्हें बेरहमी से गोली मार दी गई और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। इस हत्या ने अधिकारियों को एक बात साफ कर दी, किसी भी तरह की सद्भावना या सामुदायिक विकास उस लक्ष्य को निरस्त नहीं कर सकता था जो गहरे पागलपन और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने की इच्छा से प्रेरित था। कूटनीति के खत्म होने के साथ टास्क फोर्स ने अत्यधिक आक्रामकता का रुख किया। नए नेतृत्व के तहत एसटीएफ ने सामुदायिक संपर्क को पूरी तरह से छोड़ दिया और गिरोह को जड़ से खत्म करने के लिए एक कठोर सैन्य तरीका अपनाया। इस हताशा ने इस तलाशी अभियान में एक काला अध्याय जोड़ दिया। अधिकारियों ने पूछताछ के लिए एक केंद्र स्थापित किया जिसे खौफनाक रूप से वर्कशॉप का नाम दिया गया। सैकड़ों निर्दोष ग्रामीणों और यहां तक कि वीरप्पन की अपनी पत्नी को भी पकड़ लिया गया। उन्हें बंदी बनाया गया और खुफिया जानकारी निकालने की कोशिश में पुलिस ने उन्हें भयानक यातनाएं दीं। यह रणनीति उल्टी पड़ गई। राज्य द्वारा स्वीकृत इस हिंसा ने कोई उपयोगी खुफिया जानकारी नहीं दी, इसने स्थानीय आबादी को और भी अधिक दूर कर दिया। बीच में फंसे ग्रामीणों के लिए पुलिस अब मुख्य खतरा बन गई थी। वीरप्पन को तेजी से एक भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाले एक आवश्यक रक्षक के रूप में देखा जाने लगा। वीरप्पन ने एसटीएफ की आक्रामकता का जवाब सैन्य स्तर की जवाबी कार्रवाई से दिया। अप्रैल 1993 में एक स्थानीय व्यक्ति पर मुखबिर होने का संदेह करते हुए उसने पुलिस और वन अधिकारियों के एक विशाल काफिले को जंगल में लालच देकर बुलाया। जैसे ही वे कच्ची सड़क के एक विशेष हिस्से से गुजरे, उसने छिपी हुई बारूदी सुरंगों में विस्फोट कर दिया। पलार ब्लास्ट ने पलक झपकते ही 22 अधिकारियों की जान ले ली। जैसे जैसे भारी पुलिस उपस्थिति के कारण उसकी तस्करी के रास्ते बंद होने लगे, उसने उच्च दाम वाले राजनीतिक आतंकवाद का रुख किया। 30 जुलाई 2000 को उसके आदमियों ने कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार का अपहरण कर लिया। अभिनेता को 108 दर्दनाक दिनों तक जंगल में बंधक बनाकर रखा गया, जबकि पूरा कर्नाटक राज्य विरोध प्रदर्शनों में जल उठा। अभिनेता को अंततः रिहा कर दिया गया, कथित तौर पर एक बहुत बड़ी गुप्त फिरौती के बाद। लेकिन राज्य के लिए यह कीमत एक बड़ी तबाही थी। वर्षों की क्रूर ताकत ने केवल मरने वालों की संख्या में वृद्धि की थी और सरकार को राष्ट्रीय मंच पर अपमानित किया था। 2004 तक जंगल के समीकरण आखिरकार बदल गए थे। वीरप्पन अब 50 के दशक में था। उसका विशाल आपराधिक साम्राज्य सिमटकर केवल मुट्ठी भर वफादारों तक रह गया था और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी आंखों की रोशनी तेजी से खराब हो रही थी। एसटीएफ प्रमुख के विजय कुमार ने एक नई रणनीति के साथ कमान संभाली। उन्होंने स्वीकार किया कि टास्क फोर्स घने जंगल के अंदर कभी भी गोलीबारी नहीं जीत पाएगी। इसलिए प्राथमिकता लक्ष्य को बाहर निकालने में बदल गई। उन्होंने ऑपरेशन कोकून लॉन्च किया। कई महीनों तक अंडरकवर अधिकारियों ने आसपास के गांवों में घुसपैठ की। उन्होंने एक ऐसे मुखबिर को सफलतापूर्वक तैनात किया जो एक उग्रवादी हमदर्द होने का दिखावा कर रहा था। इस मुखबिर ने उम्रदराज तस्कर का विश्वास हासिल कर लिया और उसे श्रीलंका भागने के लिए एक सुरक्षित रास्ते का वादा किया, जहां वह अपनी खराब होती आंखों के लिए विशेष सर्जरी करवा सके। 18 अक्टूबर 2004 को अंततः जाल बिछा दिया गया। अपनी पहचान छिपाने के लिए अपनी प्रतिष्ठित मूछें काटने वाला वीरप्पन घने जंगल से बाहर निकला और पप्परपट्टी गांव के पास एक एम्बुलेंस में बैठ गया। वह नहीं जानता था कि ड्राइवर एक अंडरकवर पुलिस वाला था। एसटीएफ ने तुरंत गाड़ी को रोक लिया। इसके बाद 20 मिनट तक भीषण और केंद्रित गोलीबारी हुई। जब धुआं छटा तो वह भूत, जो हजारों सशस्त्र बलों को चकमा दे चुका था, अपने अंतिम 3 साथियों के साथ मारा जा चुका था। अंत में जंगल के राजा को हथियारों की ताकत ने नहीं रोका था,
बल्कि एक ऐसे झूठ ने रोका था जिसने उसकी अपनी शारीरिक कमजोरी का फायदा उठाया। उसकी मौत की खबर ने एसटीएफ शिविरों में बड़े पैमाने पर जश्न का माहौल बना दिया। अधिकारियों ने खुशी मनाई और पटाखों से रात का आसमान जगमगा उठा। फिर भी जैसे ही धूल छटी, देश को इसकी चौंका देने वाली कीमत देखने के लिए छोड़ दिया गया। लगभग 100 करोड़ रुपए की एक ऐसी तलाश जो करीब 4 दशकों तक चली। इस अंत ने हमें उस माहौल पर एक कठिन नजर डालने को मजबूर कर दिया जिसने उसे सबसे पहले पनपने का मौका दिया। इस संघर्ष ने उन अलग-थलग पड़े समुदायों पर गहरे और स्थायी घाव छोड़ दिए जो एक क्रूर अपराधी और एक कठोर राज्य के बीच फंस गए थे। वीरप्पन एक क्रूर हत्यारा था जिसका अंत भी वैसा ही हुआ, लेकिन उसका 36 साल का शासन प्रणालीगत गरीबी और हिंसा के दुष्चक्र के परिणामों का एक काला प्रमाण, डार्क टेस्टामेंट बना हुआ है।